मैं शिव कुमार मंडल PRS कॉलेज जमालपुर मुंगेर से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो अपना संपर्क करें और उन्हें कुछ सुविधा मिले, इसी दृष्टि से मैंने यह प्रयास किया है। आज का विषय है BA पार्ट 1 के छात्र छात्राओं के लिए। आज का विषय आलोचना का स्वरूप पर हम विचार करेंगे। आलोचना के स्वरूप को जानने से पहले हमें आलोचना के अर्थ को जानना होगा। आलोचना का अर्थ है किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह देखना या परखना तथा परखकर उसके गुण दोषों का निर्णय करना। आलोचना को समालोचना भी कहते हैं। समीक्षा शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आलोचना की व्युत्पत्ति सिद्ध की गई है। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से आलोचना शब्द आ जोड़ लोच जोड़ अन जोड़ आ के संयोग से बना है। व्युत्पत्तिगत दृष्टि से आलोचना का अर्थ है सम्यक निरीक्षण। यह एक साहित्यिक साधना है। आलोचना आज की एक प्रमुख साहित्यिक विचार प्रधान गद्य विधा है। किसी कृति की विशेषताओं पर विचार करना, उसकी उपलब्धियों एवं अभावों का मूल्यांकन करना, सहृदयों के हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना, उसका श्रेष्ठता अथवा कमी के विषय में निर्णय देना, उसे लिपिबद्ध श्रेणीबद्ध करना आदि अनेक कार्य आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना शब्द को अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन करना। विभिन्न विचारकों ने आलोचना की परिभाषा भी दी है। पाश्चात्य आलोचकों में वर्सफील्ड का नाम प्रमुख है। वर्सफील्ड ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है। इसके अलावा भारतीय विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा गुलाब राय का नाम इस संबंध में बड़ा ही उल्लेखनीय है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना का लक्षण देते हुए लिखा कि साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उसकी व्याख्या मानना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इस मत को सभी ने माना है। बाबू गुलाब राय ने आलोचना के संदर्भ में अपना मत प्रकट किया है। उनके अनुसार अच्छी आलोचनाएं केवल लेखकों के लिए ही नहीं अंकुश का काम करती है, वरन वे सीधी तौर पर सामाजिक आदर्शों को भी प्रभावित करती है। पाठक आलोचकों के चश्मे से कृतियों का अध्ययन करने लगते हैं और उनके दिए हुए आदर्शों के अनुकूल साहित्य की मांग भी होने लगती है। इस प्रकार समालोचक भी समाज सुधारकों के साथ एक प्रबल व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार शासन के आलोचक शासन को की शिथिलता से बचाए रखने के लिए उसकी आलोचना करते हैं, उसी प्रकार साहित्य के आलोचक साहित्य में शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते और उसकी गतिविधि निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं से आलोचना के अर्थ एवं स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। वास्तव में आलोचना में केवल बाह्य दोष गुणों का ही विवेचन अपेक्षित नहीं होता, वरन उस कृति अथवा वस्तु के आंतरिक पक्ष का भी अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार आलोचना में किसी कृति की विस्तृत व्याख्या की जाती है तथा उसके संबंध में कोई मत निश्चित किया जाता है। कृति के साथ साथ
लेखक के विचारों को समझना भी आवश्यक है। इसके उपरांत आलोचक कोई निर्णय करने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि आलोचना जो साहित्य की एक प्रमुख विधा बन गई है। अब आलोचना के कुछ तत्व होते हैं, मुख्यतः 4 तत्व माने गए हैं। पहला विषय बोध अथवा अर्थ ग्रहण, दूसरा व्याख्या और विश्लेषण, तीसरा मूल्य निर्धारण या निर्णय देना, और चौथा साहित्य की गतिविधियों पर नियंत्रण। अब एक एक कर हम सभी तत्वों पर विचार करेंगे। कोई भी आलोचना करने से पहले उस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए पहला जो है वो विषय वस्तु का ज्ञान, और विषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। एक आलोचक के लिए सबसे पहले आलोच्य विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और वह विभिन्न आलोच्य विषय के विभिन्न अंग उपांगों का विशेष अध्ययन कर उसका ज्ञान अर्जित करता है, और उसके पश्चात उसकी जब समझ विकसित हो जाती है तब वह आलोचना करने के लिए योग्य बनता है। और दूसरा बिंदु है, जो दूसरा तत्व है आलोचना का, वह है व्याख्या और विश्लेषण। आलोचक आलोच्य विषय का अध्ययन करने के उपरांत जब उन्हें विषय का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तब आलोचक उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, और कृति किन कारणों से श्रेष्ठ है अथवा किन कारणों से निकृष्ट है, इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए आलोचक कृति की व्याख्या एवं विश्लेषण में तत्पर होता है। तीसरा तत्व है मूल्य निर्धारण अथवा निर्णय देना। कृति की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के पश्चात आलोचक उसका मूल्य निर्धारित करता है। तात्पर्य यह है कि कृति का क्या साहित्यिक महत्व है, इसी विषय का प्रतिपादन करना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कृति का अवलोकन करता है तब उस कृति के प्रति एक निश्चित धारणा बन जाती है। इस धारणा को अभिव्यक्त करने के साथ साथ आलोचक का कर्तव्य है कि वह कृति का महत्व निर्धारित करे तथा लेखक व पाठक का मार्गदर्शन भी करे। चौथा तत्व है वह है साहित्य की गतिविधियों का निर्धारण। मूल्य निर्धारण के उपरांत आलोचक यह स्पष्ट करता है कि यह कृति समाज के हित में है अथवा नहीं। इसके लिए वह कृति की श्रेष्ठता और निकृष्टता को देखता एवं परखता है। कृति की निकृष्टता अथवा अवगुणों को स्पष्ट करते हुए आलोचक लेखक को उन अवगुणों को दूर करने की सलाह देता है तथा समाज के लिए श्रेष्ठ साहित्य की गतिविधियों पर नियंत्रण भी करता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, और आलोचक का एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के आलोचना नहीं की जाती, और प्रत्येक कार्य में उद्देश्य निहित रहता है। आलोचना के उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए बाबू गुलाब राय ने कहा कि आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार से आस्वाद में सहायता देना तब उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योग देना है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी आलोचना के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। उसमें कॉलरिज, पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज ने उस पर विचार करते हुए कहा कि समीक्षा का उद्देश्य साहित्य निर्माण के नियमों का निर्धारण करना होता है। इन दोनों मतों से स्पष्ट होता है कि आलोचना के उद्देश्य लेखक और कृति के गुण अवगुणों पर प्रकाश डालना है। इतना ही नहीं, समाज के लिए लाभप्रद कृतियों के निर्माण पर बल देना तथा कृति के महत्व का प्रतिपादन करना भी आलोचना का उद्देश्य है। आलोचक का उद्देश्य हुआ करता है, और आलोचक के उद्देश्य को हम इस प्रकार रख सकते हैं। पहला, लेखक के अभिप्राय एवं साहित्य के मर्म का उद्घाटन करना। क्योंकि साहित्य की आलोचना की जाती है और इसीलिए आलोचक
का उद्देश्य लेखक के अभिप्राय एवं साहित्य के मर्म का उद्घाटन करना यह प्रमुख उद्देश्य होता है। सत साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना। तीसरा, असत सत्य का निराकरण करना। चौथा, कृति की गुत्थियों को सुलझाना। पांचवा, पाठकों को आनंदानुभूति अथवा आस्वाद कराने में सहायता देना। छठा, साहित्य की गतिविधि अथवा साहित्य निर्माण के नियमों का निर्धारण करना। इस प्रकार आज का ये आलोचना का स्वरूप और उसके जो तत्व हैं और आलोचना के उद्देश्य पर मैंने प्रकाश डाला, और इसके साथ ही आज का यह वर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद।